बड़े स्तर पर देश की बेटियों की आवाज बनने वाली एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी को भी नमन करता हूं। साथ में हमारे बैठे तमाम पदाधिकारी और हमारे पूजनीय भंते जी शायद चले गए अभी नीचे। मैं बहुत बहुत नमन करता हूं भंते जी को भी कि उन्होंने इतना ओजस्वी भाषण यहां अभी इस मंच से दिया। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा उससे हम लोगों के पास क्या है क्या नहीं है हम लोग बखूबी जानते हैं, यह बता देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो सिचुएशन हाल फिलहाल हमारे देश के अंदर है, तो जो अमानवीय कृत्य हम लोगों के लिए हो रहे हैं, जो भले ही आज हम लोगों को नहीं दिख रहे हैं, परंतु अब से 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल बाद या हमारी आने वाली पीढ़ियों को जो भुगतना पड़ेगा, तो वो इस 70 साल पहले के माहौल से अछूता नहीं रहेगा। जो इस समाज के विद्वान हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं, जो चिंतक हैं वो चिंतन कर रहे हैं, हल निकालने की बातें कर रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, जो हमारी आवाज को बुलंद करती है, सदा से करती आई है और आज भी कर रही है। साथियों, इस देश के अंदर जो व्यवहार हम लोगों के साथ हुआ उसे अमानवीय कहना भी शब्द छोटा है, क्योंकि वो उससे भी बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार हम लोगों के साथ हुआ। बावजूद उसके संविधान के बाद हम लोगों ने जिस स्तर से तरक्की करना शुरू किया है और आज हम इस मुकाम पर आ चुके हैं कि हम लोगों के पास ना आज खाने की कमी है, ना पढ़ने की कमी है, ना अच्छा ओढ़ने पहनने की कमी है, ना अच्छा रहने की कमी है, ना अच्छा सोच पाने की कमी है। क्या आप लोग सभी इस बात को मानते हैं? इस बात को आप लोग सभी मानते हैं कि आज इस देश के अंदर SC ST OBC इतना तो मजबूत हो गया है कि उसको सुबह से लेकर शाम की रोटी की चिंता करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी उस समय में की जाती है। आरक्षण ने कहीं ना कहीं हम लोगों को मजबूत किया, हम लोगों की नौकरी लगी, हम लोग अच्छे पक्के मकानों में आए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हमारे पास आए, गाड़ी घोड़े और तमाम चीजें हम लोगों के पास आई। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर लेटरल एंट्री नाम की एक व्यवस्था है, जो उसका प्रावधान इस बीजेपी गवर्नमेंट ने कर दिया है। क्या आप लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर पिछले 2014 से लगभग ना के बराबर भर्तियां निकाली गई हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं कि यहाँ भर्तियां निकाली जाती हैं आपके युवा बच्चों के लिए और उसके बाद उन भर्तियों को किसी न किसी कारणवश कैंसिल कर दिया जाता है, या अगर भर्ती हो जाती है तो कोर्ट के अंदर चली जाती है? क्या आप लोग इस बात को जान रहे हैं कि 2014 तक इस देश के अंदर मात्र 30,000 शाखाएं थी RSS की, जो आज बढ़ के करीब 1 लाख के आसपास हो गई हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे जब मंदिरों की तरफ मुंह करके और इस तरीके से करते हैं, तो तब उस समय उनके बड़े बुजुर्ग, उनके बच्चे एक चिंतन मनन कर रहे होते हैं कि कैसे इस देश के अंदर SC ST OBC का हक मार करके वापस वही पुरानी व्यवस्था को सम्मिलित कर दिया जाए? क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि सुबह सुबह 4 बजे वो झंडा लगा किस प्रकार से सुनिश्चित किए गए थे इस देश के अंदर सर्व समाज का किस प्रकार से सम्मान किया जाता है? परंतु इस देश के अंदर जो दूसरी व्यवस्था आई, असमानता की व्यवस्था, तो उसने किस प्रकार से इस देश के लोगों का हक हुकूक मारा। आज की डेट में इस देश का करीब 25 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति रोज भूखा सोता है। ये मेरा डाटा नहीं है, सरकारी डाटा बता रहा हूँ। करीब 25 करोड़ आदमी रोज भूखा सोता है। हर रोज हर मिनट किसी ना किसी गरीब की बेटी के साथ बहुत जघन्य अपराध होता है। इस देश के अंदर बेटियों का कोई मान सम्मान नहीं है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जघन्य अपराध हो रहे हैं, जिस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बहुलता में है, हम और आप बखूबी जान रहे हैं। अभी हाल फिलहाल अलीगढ़ का जो केस था, उसके अंदर वो लोग इस हद तक मजबूर हो गए कि बाबा साहब की जयंती नहीं बना पा रहे हैं। वहां पर किसी प्रकार का कोई कानून का शासन नहीं है और हमारी एडवोकेट साहिबा यहाँ पर बैठी हैं, लगातार वो लड़ती रहती हैं समाज के अंदर। पूरे देश में उनकी लीगल टीम है। हाथरस के केस के अंदर एडवोकेट साहिबा अगर ना होती, मैं इस बात को आज मंच से कह रहा हूं क्योंकि अपने लोगों के बीच में बैठे हैं और यहाँ एक परिवार है, तो हाथरस के पूरे परिवार को उस लड़की के मर्डर में अंदर जेल में डाल देते, कोई कहने सुनने वाला नहीं होता। क्योंकि हमारे लोगों के साथ अक्सर ये होता आया है कि अगर किसी तथाकथित ऊंची जाति का व्यक्ति हमारी बेटी के साथ अपराध करता है, तो उल्टा उसी बेटी के परिवार के लोगों को, क्योंकि गरीब है, मजलूम है, अपनी आवाज नहीं उठा सकता, कोई अच्छा वकील नहीं ला सकता, कोई अच्छी मजबूत पार्टी नहीं है उसकी अब तक जो थी, तो उसके बाद
एडवोकेट साहिबा ने अगर इस वाले केस के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं शो किया होता तो तब उस वाले पूरे परिवार को लोग जेल में डाल दिया होता और वो कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकल सकता होता। जिस प्रकार से हम लोग इस केस को माननीय एडवोकेट साहिबा के साथ देख रहे हैं, तो मुझे पता है कि इस जुल्म और जाति का जो अंत है वो केवल एक है, वो है राजनीतिक सत्ता। और हमारी और आपकी और इस तमाम बहुजन समाज की जो सर्वश्रेष्ठ पार्टी है बहुजन समाज पार्टी है। हम और आप बखूबी जानते हैं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी का योगदान इस समाज के लिए क्या है। अगर आप हम सभी अगर छाती चौड़ी करके अगर घूम रहे हैं तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की वजह से घूम रहे हैं, क्योंकि जिनकी आवाज नहीं होती उनको तुरंत चुप करवा दिया जाता है, तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। तो आप समझिए इस मूवमेंट को, इस बात को, और मैं इस तमाम बातों को, बहुत सारी बातें हैं, कैडर की बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर सही मंच नहीं है बोलने का। लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको इस बात को समझाना चाहता हूँ, जो खासकर युवा बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, महापुरुषों को पढ़ रहे हैं। एक जगह थी तो वहाँ पर 4 विद्यार्थी थे। एक अम्बेडकराइट विद्यार्थी था, एक ब्राह्मण वर्ग से था, एक ठाकुर वर्ग से था और एक गांधीवादी व्यक्ति था, कांग्रेस वाला। तो चारों ने आपस में बोला कि भैया एक काम कर लो, खिचड़ी बनाते हैं, और खिचड़ी बनाने के बाद उस खिचड़ी में बहुत सारा मेवा लाएंगे, बहुत सारा दुनिया भर की चीज़ें डालेंगे और उसको फिर खाएंगे। तो जो अलग अलग समाज के लोग थे सबने बोला हाँ भाई ठीक है करते हैं। तो अम्बेडकरवादी समाज के लोग व्यक्ति ने बोला कि भैया मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, तुम काजू किशमिश और ये बादाम वगैरह सब ले आओ, हम कोई दूध लाएगा, कोई कुछ लाएगा, इस तरीके से हम लोग एक बढ़िया सी खिचड़ी बना के खाएंगे। तो जब खिचड़ी बनाई गई, रात के टाइम खिचड़ी बनी। खिचड़ी बनने के बाद जब सब लोगों ने खिचड़ी बन गई तो ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति ने बोला कि भैया एक काम करो, ये खिचड़ी जो है ना ठंडी होने के बाद ज़्यादा स्वाद देगी, आप लोग सब सो जाओ, सुबह सुबह खाएंगे इस खिचड़ी। अब चूंकि वो व्यक्ति ब्राह्मण वर्ग का था तो उसने अपना दिमाग लड़ाया कि सुबह मैं ज़्यादा हिस्सा कैसे ले लूँ इस खिचड़ी में। तो सुबह जब उठे ये लोग सब, तो जो ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति था उसने बोला कि भैया मेरे सपने में भगवान परशुराम आए थे, बोले तुम उच्च कुल के व्यक्ति हो, तुम्हारा हक हर जगह ज़्यादा बनेगा, तुमने तमाम ग्रंथों की और भगवानों की रचना की है, तो तुम जो है खिचड़ी में ज़्यादा हिस्सा लेना, 70 से 80% तुम्हारा हिस्सा हो। तो दूसरा था वो ठाकुर वंश का था, उसने बोला भैया भगवान राम हमारे नाम पे है और हमारे नाम से आजकल राजनीति चल रही है, तो हमारा हिस्सा इसमें ज़्यादा हो। तीसरा जो व्यक्ति था गांधीवादी विचारक, उसने बोला कि मैंने हरिजन सेवक संघ बनाया है, हरिजनों के अधिकार की बात करी है, और मैंने जो इस देश का बहुजन था, जो इस देश का मूल निवासी था, उसे हरिजन शब्द से अपमानित करवाया है। तो स्ट्रेटेजिकली मैंने ज़्यादा वार करा है, मतलब कांग्रेस ने ज़्यादा वार करा है हमारी आइडेंटिटी पर, तो मेरा हिस्सा ज़्यादा बनना चाहिए क्योंकि मैंने ज़्यादा दिमाग लड़ाया है। तो अम्बेडकरवादी बच्चा सबसे लास्ट में बोला कि भैया ऐसा है, बाबा साहब अम्बेडकर रात को मेरे सपने में आए थे, बोले कि भैया तू कब से सो रहा था, अब भी सोता ही रहेगा क्या, ज़्यादा कि खिचड़ी खा ले। तो भैया मैं तो रात को ही खा गया, खिचड़ी है ही नहीं, तुम क्या खा रहे, समझ रहे हो। तो हम लोगों को उस विचारधारा से चलना होगा, इस मजबूती से अपने पक्षों को, हर मजबूती से अपने फैक्ट्स को रखना होगा, तब जाकर के हम अपना हक हुकूक पा पाएंगे। अन्यथा वध तो हमारे आज भी हो रहे हैं, आप लोग सभी जान रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, पूछने बनते जी बहुत अच्छे से चीज़ें बता के गए हैं और आगे हमारी एडवोकेट साहब बताएंगी। बाकी मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय जय हिंद।